हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से। यहाँ आज आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है। देखिए, यहाँ पर हम हाशियाकरण की समझ जानेंगे, यानी समाज में किन किन वर्गों को हाशिया कहा जाता है, हाशिया पर रखे हुए वर्ग कहा जाता है, और हाशियाकरण का अर्थ क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। तो वो सब बातें इस अध्याय के तहत हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, हाशियाकरण की समझ। देखिए, हाशिए को जानने के लिए पहले समझते हैं, सामाजिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं हाशिया होता क्या है। देखिए, आप जो नोटबुक लेके आते हैं, कॉपियां जो लेके आते हैं, जिसे आम भाषा में कॉपियां बोलते हैं, उनका एक पन्ना देखा होगा, यानी लेफ्ट साइड का, यानी इस साइड का पन्ना होता है स्टार्ट में, वो खाली होता है, ब्लैंक होता है, इस पर हम लिखते नहीं हैं। यानी बाईं ओर वाला जो पेज होता है उसे हम खाली छोड़ देते हैं और आमतौर पर लिखते नहीं हैं, तो उसे हम हाशिया कहते हैं। हाशिया का मतलब ये है कि भाई उस पर हम छोड़ रहे हैं, उस पर लिख नहीं रहे हैं, तो हाशिया उसे बोला जाता है। सेम इसी तरह से समाज में भी हाशिया होता है। समाज में हाशिया का मतलब ये होता है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो समाज की मुख्य धारा में न रहकर बिल्कुल अलग रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान सकते हैं कि आपके ट्राइबल, यानी कि आपके जो ट्राइबल वर्ग हैं, यानी आपकी ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो समाज की मुख्य धारा में नहीं रही हैं। उनका एक अलग कल्चर रहा है, उनका एक अलग रीति रिवाज रहे हैं, तो वो समाज की मुख्य धारा में नहीं है। तो मुख्य धारा में न होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बार उन्हें जो है भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, उनके साथ अभद्रता भी होती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, काफ़ी बार आपके पूर्वोत्तर के जो छात्र वगैरह होते हैं, दिल्ली वगैरह पढ़ाई करने आते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है। क्यों होता है? कोई कहता है आप चाइनीज जैसे दिखते हो, कोई कहता है आप ऐसे दिखते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे में आकर वो क्या करते हैं, ऐसे में आकर वो जैसे यहाँ पे दिल्ली वगैरह है, डीयू या जेएनयू में पढ़ाई करने आना नहीं चाहते, और ऐसे करके वो अपने राज्यों तक ही सीमित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से भी लोग कट जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है इंसानों की, यानी कि इंसान जो भेदभाव कर रहा है, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं हाशिएकरण पर ढकेल देता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, और ऐसे में व्यक्ति वह चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यानी एग्जाम्पल मैंने वही दिया आपको कि मान लीजिए कोई पूर्वोत्तर राज्य का अभ्यर्थी, उसके साथ भेदभाव होता है, पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ यहाँ पर दिल्ली में पढ़ाई करने आते हैं, तो क्या करेंगे, वो कुछ दिन बाद यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, तो यहाँ पर दिल्ली के जो आम लोगों का कल्चर है उसे क्या जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, या तो अपने ही कल्चर तक सीमित रह जाएंगे, यानी बिल्कुल यहाँ के जो कल्चर है उसे कट जाएंगे। तो ऐसे में हम उन्हें कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकल दे रहे हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि अपनी कक्षा में या फिर खेलों के मैदान में आपने कभी महसूस किया होगा, ठीक है, कि भाई हम बिल्कुल अलग हैं, हम बिल्कुल अकेले टाइप पड़ गए हैं। यानी आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कक्षाओं में एक वर्ग विशेष के बच्चों का समूह बन जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दलित कम्युनिटी या फिर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें अलग ढकेल दिया जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि कक्षा में एक वर्ग ऐसा भी बन जाता है जिसमें अमीर बच्चों के जो होते हैं वो एक गुट बना लेते हैं, और गरीब बच्चे हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों की कोई पूछ नहीं होती है। या फिर दबंग प्रवृत्ति के बच्चे क्लास में, दबंग वाला ग्रुप अलग बन गया, और जो साधारण से बच्चे अलग ढकेल दिए गए, तो वो सब हाशिए के तहत आ गए, वो सब यानी हाशिए के तहत आ गए। तो आपने वही बात यहाँ पे कही गई है कि अपने औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मजा नहीं लेते बच्चे, कुछ क्लास में हैं, खेल नहीं खेलते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, जो है भाषा भी अलग होती है, औरों से अलग होते हैं। तो क्या होता है उनके साथ, उन्हें व्यवहार ऐसा होता है बिल्कुल अनगैरों की तरह, यानी उन्हें एकदम अपनाया नहीं जाता, उन्हें एकदम मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता, उनके तरह के उनके ऊपर जो है कमेंट किए जाते हैं, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे करके बच्चे क्या होते हैं, जो अलग दिखने वाले बच्चे होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो बिल्कुल अलग करने से क्या होता है, हाशिए कट वाली प्रवृत्ति यहाँ पे आ जाती है, यानी बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं। अब जैसे मानते हैं आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो है यानी कि दिव्यांग है बच्चा कोई, और मान लीजिए पूरी क्लास में यानी कि लगभग 50 बच्चों का समूह है, 50 में 49 बिल्कुल सही है। अब हम उस दिव्यांग बच्चे की बार बार उपेक्षा कर रहे हैं, हम हमेशा वही गेम खेलते हैं जिनमें भाग दौड़ का काम होता है। दिव्यांग बच्चा उन्होंने नहीं भाग दौड़ पा रहा है, तो क्या होगा, दिव्यांग बच्चे के मन में कुछ दिन बाद कुंठा भर जाएगी। वो ये कहेगा कि नहीं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारा तो मजाक उड़ाया जाता है, हमारा उपहास उड़ाया जाता है, और ऐसे करके वो अपने आप को अलग कर लेगा, बिल्कुल अलग कर लेगा, यानी एक हाशिए पर चला जाएगा। और वही उस हाशिए को हम खत्म भी कर सकते हैं, हम कुछ इंडोर गेम भी खेल सकते हैं उसके साथ बैठ के, उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत बार, तो वही चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी समाज में भी ऐसी समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है, और ये सब हाशिएकरण की वजह से होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुसंख्यक समुदाय जो होते हैं वो अल्पसंख्यक को दबाने की कम कोशिश करते हैं, गरीब
गरीबी कार्ड कभी कभी होता है, यानी कि तरह तरह से होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से, यानी हर तरह से हाशिए कड़ पे लोग ढकेले जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें आप लिखी गई हैं, यानी कि यहाँ पर कहा गया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। यानी कि ये सब जो एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो मैं बता चुका हूँ, वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें अगला पॉइंट आप नोट कर लेना है। इसमें पहला पॉइंट तो लिख लिया आपने, सेकंड पॉइंट इसी में कि आर्थिक, सामाजिक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, आदिवासी और हाशियागढ़। यहाँ एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। एक बच्चे हैं, दो बच्चे अपने बुजुर्ग दादाजी के साथ टेलीविज़न देख रहे हैं और टेलीविज़न में एक परेड आ रही है, गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की परेड है। यहाँ पर आप जानते हैं कि सभी राज्य अपने अपना प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर। तो सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठे टेलीविज़न देख रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अरे देखो आदिवासियों की नाव आ गई, यहाँ पे आदिवासी नाचते हुए दिखाए गए हैं। तो कहते हैं दादू आदिवासी हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाए जाते हैं। यानी बच्चे के मन में एक एकाएक प्रश्न उठा कि भाई बच्चे जो हम आदिवासी जब भी टीवी पर देखते तो आप हमेशा वो नाचते गाते ही हमें क्यों देखते हैं। हाँ, तो ये वही कहता है, हाँ क्या हमारे बारे में और कुछ भी नहीं जानते, यानी क्या हमारे बारे में वे और कुछ नहीं जानते। यानी बच्चे ने कहा कि क्या हमारे बारे में वो जो लोग कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर उनके दादाजी कहते हैं कि तुमने सही कहा, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। यानी आदिवासियों की अपना एक खुद का एक अच्छा खासा कल्चर, रिच कल्चर है और ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। यानी कि हमें उनके कल्चर्स का, उनकी रीति रिवाजों का पता ही नहीं है। हकीकत बात ये है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हम उड़ीसा के गांव में हुआ करते थे और हम अपने जंगलों से सारी चीज़ों प्राप्त करते थे। जो भी खाद्यान्न की वस्तुएं हैं या भी जो हमारे जो आजीविका चलाने वाली वस्तुएं वो हम वहाँ से प्राप्त करते थे। यानी हम पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर थे। ये बताते हैं भाई उड़ीसा के जंगलों में रहा करते थे, वहाँ पर निर्भर थे। तभी इन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर जंगलों में क्या हुआ कि जंगल हमारे नहीं है, वन विभाग वाले आए और ठेकेदारों ने क्या किया, जंगलों को साफ करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग जैसे जंगल में एंट्री करना चाहते थे तो हमारे साथ मारपीट होती थी, हमें भगाया जाता था। तो ऐसे करके हमें क्या हुआ, हम लोग बताया कि हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो ऐसे करके हमें मजबूरी बस वो क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। इन्होंने बताया, इनके दादाजी जो थे उड़ीसा से बिलोंग करते थे, उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे करके इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। तो इन्हें वही बच्ची पूछती है तो फिर आपने जान कैसे बचाई। तो जान बचाने के लिए बताया कि हमने बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। छोटे मोटे काम धंधे थे, मजदूरी, बेलदारी वगैरह वो हम करने लगे। तो वही सब चीज़ें ये यहाँ पर बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। फिर ये बता रहे हैं फिर अफसर आए, यानी कि इनके जो गांव था, इनकी जो जगह थी जंगलों में, वहाँ पर अफसर आए। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, यहाँ पे लोहे के भंडार मौजूद हैं, हमें उसके निकालना है। उन्होंने हम सबसे बड़े बड़े वादे किए, ये कहा कि हम आपको ये देंगे, रोजगार देंगे, हम आपको वो रोजगार मुहैया करवाएंगे, आपके बच्चों के लिए ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तमाम छोटे छोटे वादे किए। उसमें कुछ लोग उनके वादों से सहमत भी थे, कुछ असहमत भी थे। ऐसे करके क्या किया कि भाई कुछ लोगों ने उनकी ज़मीनें जो थी लिखवा ली। जैसे यहाँ पर अधिकारी वगैरह ने क्या किया, झूठे झांसे देकर आदिवासियों से उनकी ज़मीनें हड़प ली कि भाई आपको ये रोजगार मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं मिला। यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये था कि हम लोगों में से और जिन्होंने ज़मीन नहीं बेची, मुट्ठी पर लोग रह गए, उन्हें मतलब डरा धमका की ज़मीन उनसे लिखवा ली गई, जैसा कि अक्सर होता है समाज में। तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा किया है। तब ऐसे करके क्या होता है, तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार हम सबको अपने पुरखों की ज़मीन, पुरखों का मतलब होता है अपने पैतृक पूर्वजों की ज़मीन, ठीक है। यानी पुरख हम ऐसे मान सकते हैं जैसे मेरे बाबा के पिताजी, आपके बाबा के पिताजी या उनके बाबा के बाबा की जो है ज़मीन चली आ रही है, तो पुरखों की बोली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ा, बता रहे हैं कि हमें वहाँ से भागना पड़ा और हमारी पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया। हमारी जीवन शैली पूरी तरह से रातों रात गायब हो गई। यानी इनकी जीवन शैली जो थी कहीं ना कहीं ये भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनकी जीवन शैली एक समृद्ध जीवन शैली थी, इनकी भी रीति रिवाज थे, इनकी भी परंपराएं थी। लेकिन वही है कि भाई जब यहाँ पर तानाशाही का डंडा चला तो इन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर भागना पड़ा। मूल स्थान क्योंकि इन्हें जान बचानी थी। तो ये वो कहते हैं ओ दादू और हमारी ज़मीन उसका, तो कहते हैं 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिल पाया। यानी और अपने ज़्यादातर दोस्तों में से उसके बाद कभी नहीं मिल पाया। यानी थोड़ा सा पैसा भी दे दिया और बाद में हमें भगा दिया वहाँ से, जैसा कि अक्सर होता आया है। तो ऐसे करके बताते हैं कि हम फिर शहर में निकल आए, शहर में पैसे कमाने के लिए निकल आए। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, किराए पर एक कमरा लिया और यहाँ पर कहते हैं हम अपनी बेखौफ ज़िंदगी या उसे खुले माहौल में हमें बहुत याद आती है। यानी हर किसी को अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। कुछ साल बाद बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नौकरी मिल गई और फिर हम इस जगह पर आ गए। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने कहानी साझा की है कि किस तरह से हमने संघर्ष उठाए, किस तरह से हमने परेशानियाँ उठाई। तो यहाँ पर कहते हैं कि कई साल तक हम
जो है तुम्हें स्कूल में नहीं भेज पाए, इतने गरीब थे हम। तो ऐसे करके बात आगे बढ़ती है। तो बच्चा फिर कहता है कि मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, हम पढ़ाई में इतने पीछे थे, सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। घर में हम लोग संथाली लैंग्वेज यूज करते थे और जबकि स्कूल में हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो क्या था, कुछ लोग हमारे दोस्त नहीं बनते, तो उन्हें लगता था पता नहीं कहाँ से आया है, कहाँ से मंगल ग्रह से निकल आया है बंदा। तो इस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जाता था। तो फिर बाद में लड़की कहती है कि हमारे भाई कुछ दोस्त अब बन गए हैं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलनी थोड़ी आ गई है, तो हम अब दोस्त बन गए हैं। तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि तुम लोग अभी भी तुम्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने के पहले दिखा सकता है। ऐसे करके बच्चे अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कहती है मैं बड़ी हो जाऊं तो मूवी बनाऊंगी इस कहानी के ऊपर कि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से, इस कथानक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि वाकई में आदिवासी समुदायों की जो जमीन थी उन्हें इसी तरह से हड़पा गया, यानी उन्हें उन पर डरा धमका कर जो है प्रशासन का डंडा चलवाकर उनसे उनकी जमीनें हड़पी गईं। और ऐसे करके वो लोग जो थे कहीं ना कहीं हाशिए कड़ के दलदल में, यानी गरीबी के कुचक्कर में फंसते चले गए और कहीं ना कहीं अपनी जो भी उनकी रीति रिवाज थी, जो भी परंपराएं थी, वो नष्ट होती चली गई। तो ये एक जगह की समस्या नहीं है, लगभग सभी जगह की समस्या है। अब बात करते हैं आदिवासी लोग होते कौन हैं। वास्तव में ये जानते हैं कि आदिवासी किन्हें कहा जाता है। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, आदिवासी कौन लोग होते हैं। देखिए, आदिवासी जो लोग हैं वास्तव में ये मूल निवासी हैं, यानी कि भारत के मूल निवासी इन्हें माना जाता है। अगर आप इतिहासकारों का इतिहास उठा के देखें या फिर ज्योग्राफी में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये जो कम्युनिटी हैं, जो जंगलों में रहने वाली कम्युनिटी है, यही भारत की मूल कम्युनिटी बोली जाती है, यानी इन्हें मूल निवासी कहा गया है। मूल निवासी इसलिए इन्हें कहा गया है यहाँ पर क्योंकि इनकी जो सारी रीति रिवाजें थी, इनकी जो आबादी थी, जो भी रीति रिवाजें थी, वो सब जंगलों तक ही सीमित थी। जंगलों में ही इनकी जो है रीति रिवाजें थी और वहीं इनकी परंपराएं, वहीं इन पे जो कल्चर पनपे। तो इस वजह से इन्हें यहाँ पर इनका मूल निवासी कहा गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसे समुदाय हैं, ये जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, यानी कि जंगलों में इनका निवास है और आज भी वहाँ पर ये उसी के साथ जीने की इनकी प्रवृत्ति है। अगर भारत की बात करें तो भारत का लगभग 8% आबादी जो है ये आदिवासियों की है, यानी भारत की लगभग 8% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। इसी में सब पॉइंट भारत में बात करें तो यहाँ पर 500 से ज़्यादा तरह के यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी आदिवासी समूह हैं भारत में। यानी 8% आबादी के अलावा भारत में 500 से ज़्यादा यहाँ पर आदिवासी समूह हैं। अब यहाँ पे कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, MP, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्य, यानी पूर्वोत्तर राज्य लिख देना, केवल समझ जाएंगे आप, पूरे राज्य मत लिखना, लिख देना पूर्वोत्तर राज्य, आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये आप ऐसे लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो अकेला उड़ीसा राज्य है, अकेले उड़ीसा राज्य में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। उड़ीसा के बारे में बताया गया कि उड़ीसा में अकेले 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं यहाँ पर। देखिए, आदिवासी समुदायों की खास विशेषता ये भी है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज में, खास करके आपके उत्तर भारत में, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था रही है। यानी आपने देखा होगा सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें सबसे निचले पायदान पर जो थे वो दलित थे। जबकि आदिवासियों में ये ऊंच नीच नहीं है। यानी आदिवासी समुदाय जो हैं, जिस कम्युनिटी के समुदाय हैं, जैसे तमाम आदिवासी जनजातियाँ हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे वही बात बताई गई है कि यहाँ पर कहा गया है कि आदिवासी समुदाय जो है औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। यानी ऊंच नीच जिसमें हम पहले कहते थे कि हमारे यहाँ ये सबसे ऊंची कास्ट है, ये नीची कास्ट है, उस तरह की उनके अंदर धारणा हमें देखने को नहीं मिलती है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, चौथा पॉइंट, कि आदिवासियों के भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और है यहाँ पर कि ये समुदाय जो है जाति बल पर आधारित समुदायों या राजा के शासन के समुदाय जो है इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है, जाति बल पर आधारित समुदाय आपको पता है, जैसे हमारे उत्तर भारत के समुदाय रहे हैं, या राजा के शासन के आधारित समुदाय जो होते हैं, आपको वो भी पता है कि भाई फलाना राजा इस कम्युनिटी का है तो उसके प्रजा भी उसी कम्युनिटी की होगी, उसी का अनुपालन करेगी। लेकिन ये लोग स्वतंत्र रहे हैं, इनके ऊपर किसी भी जो है राजतंत्र का दबाव नहीं रहा है, कोई भी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। और जब किसी ने इनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है तो उनसे इनका टकराव हुआ है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर वही है कि इसी वजह से ये समुदाय जो है जाति बल पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन के समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर चौथे पॉइंट में ये लिख लेना आप।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। देखिए आदिवासियों को वर्तमान में आपको जनजाति कहा गया है और संविधान का आर्टिकल 338A इसमें आपकी जनजातियों का जिक्र भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है, जैसा कि आप लिख भी चुके हैं, लक्ष्मीकांत में पढ़ भी चुके हैं। तो इन्हें अब आज की डेट में जनजाति बोला जाता है, यानी ट्राइब बोला जाता है आदिवासियों को। तो ये बात आप जानते भी होंगे, इन्हें लिखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा सरकारी दस्तावेजों में, या फिर आजकल के जो भी दस्तावेज हैं सरकारी, वहाँ पर इसी का इस्तेमाल होता है, यानी जनजाति शब्द का ही इस्तेमाल होता है आदिवासियों के लिए। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है और अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है, यानी कई बार क्या होता है शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों को एससी के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। यानी आपने देखा होगा अक्सर ऑब्लिक लग के आता है SC/ST, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर बताई गई है कि काफी बार मिलाकर भी देखा जाता है। मिलाकर ये देखा जाता है कि भाई जो दलित समुदाय है यानी SC वर्ग है उसके साथ भी भेदभाव हुआ है, और कहीं ना कहीं ये वाला समुदाय है इसके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। भेदभाव ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है जैसा कि दलितों के साथ हुआ, इनके साथ भेदभाव ऐसा हुआ है कि इन्हें इनके जो मूल स्थान था, इनका गृह स्थान से, वहां से इन्हें वंचित कर दिया गया, वहां से इन्हें भगा दिया गया, वहां से इन्हें निकाल दिया गया, जिसकी वजह से इनकी स्थिति भी जो है दयनीय होती चली गई और ये कहीं ना कहीं दलितों जैसी स्थिति का भी सामना इन्हें एंड में आके करना पड़ा। तो ऐसे करके इन्हें SC/ST जो है एक जगह रख दिया जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट करके इसमें लिख लेना कि सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट करके आप केवल लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि आदिवासियों के भी बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, यानी कि इनके धर्म जो हैं इस्लाम वगैरह जो है आपकी प्रचलित धर्म है, इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। यानी इनके भी अपने आप में एक धर्म है, इनके भी अपने आप में देवी देवता होते हैं। मैंने आपसे फिर से बताया था, यानी इनकी अपनी अलग रीति रिवाज हैं, इनकी अलग संस्कृत है, यानी इनकी खुद की एक अलग संस्कृत होती है, पहनावा अलग होता है, सब कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इनके धर्म अलग हैं हमारे। देखिए इनमें मूलतः इन्हें अगर कहा जाए तो इन्हें प्रकृति प्रेमी या प्रकृति पूजक माना जाता है, यानी ये लोग प्रकृति के संरक्षक बोले जाते हैं और प्रकृति का संपोषण करने वाले कहे जाते हैं। और ये जो है यानी कि यहाँ पर इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो अपने उत्पाद हैं, अपना पूरा जीवन शैली इनकी जो है वो जंगलों में ही ये व्यतीत करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति पूजक या फिर प्रकृति के प्रेमी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, यानी आदिवासियों में बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, लेकिन ये इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पुरखों यानी इनके जो 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 यहाँ पर पूर्वज थे, तो पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। यहाँ पर ये लिख लेना। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ी आत्माएं इनमें कौन कौन सी हैं? प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में इन्होंने कहा है पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। इन प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में इनके यहाँ ये सब आती हैं। तो इसके अलावा बताया गया है कि आदिवासी जो हैं ये आपकी पवित्र लता यानी जो बेलें वगैरह होती हैं, लता कुंजों में इनकी पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो जहाँ पर रिवाज है, यानी यहाँ पर एक ग्राम आत्मा या फिर पुरखों की पूजा का प्रचलन है यहाँ पर, यानी इन्होंने जो आत्मा माना है बड़ इन प्रकृति से जुड़ी आत्माओं को जहाँ पर इन्होंने संदर्भित किया है, उसमें इन्होंने पर्वत, नदी, पशु आदि को प्रकृति की आत्मा माना है। वहीं पूर्वजों की जब पूजा करते हैं तो पुरखों की या पूर्वजों की पूजा ये अपने घर में ही करते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना इसी में, यानी कि इसमें 5वें का थर्ड सब पॉइंट बना के लिख लेना कि ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। लता कुंज मतलब होता है उनके फूल, बेल, बूटे वगैरह जो टांग लेते हैं, यानी बाहर में आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि उनके जो डांस वगैरह करने का या फिर आग जलाकर आप देखते होंगे कि पुतले वगैरह बना देते हैं। तो उस तरह से वो अपना जो है प्रकृति की पूजा करते हैं। और जबकि वो अपने पुरखों को याद करना होता है तो उनकी उपासना वो अपने घर में ही करते हैं। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है लाइन ये। देखिए ये जो ऐसी लाइनें मैं लिखवा देता हूँ, काफ़ी बार मुझे अभ्यर्थी कमेंट करके कहते हैं सर आप लिखवाते बहुत हैं। देखिए आपने अभी लिखवाते बहुत हैं, ये लाइन आप बार बार रिपीट जो करते हैं ना, एक बार आप यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं प्रीलिम्स वाले उठा के देखिए कीजिए, कम से कम उससे आइडिया तो लगेगा कि सर लिखवाते क्यों हैं, उसका प्रयोजन क्या है लिखवाने का, आपको पता चलेगा। वहाँ पर यूपीएससी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपके लिखने की वजह से ही वो आपके सॉल्व हो पाते हैं। और आप इसमें से बिल्कुल मत लिखिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल मत लिखिए, केवल कहानी सुनते चलिए, देखते हैं आप निकाल पाओगे क्वेश्चन वहाँ पर, आप पर सॉल्व नहीं होने वाले क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए आप लिखा भी कीजिए जो चीज़ें, देखिए मैं सारा तो नहीं लिखवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है वो जरूर लिखवाता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर आपने ये जान लिया कि इनके खुद के रीति रिवाज हैं, खास करके विशेष करके प्रकृति पूजक हैं ये, और प्रकृति में भी प्रकृति को उन्होंने प्रकृति आत्माओं में पर्वत नदी इन सबको समाहित कर लिया। इसके अलावा पुरखों की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आगे बात बताई गई है कि आदिवासी समय समय पर जो है बौद्ध, ईसाई, इन सब धर्मों से भी जो है ये प्रभावित रहे हैं, यानी कि चूंकि ये सब धर्म प्रचारक इनके क्षेत्रों में भ्रमण किया है इन लोगों ने, तो इनसे भी ये प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों के जो धर्म है उनका असर राज्य के धर्मों पर भी पड़ा है। यहाँ पर दोनों ही बातें हैं, यानी आदिवासी जो बाहर के धर्म थे, मुख्य धारा के धर्म थे, उनसे भी अवगत हुए, उनसे भी उनको रूबरू होने का मौका मिला। इसके अलावा आदिवासियों के तमाम वर्ड से, आदिवासियों की तमाम संस्कृतियाँ थी, कल्चर थे, वो बाहर के लोगों ने भी सीखे हैं। यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। तो छठा पॉइंट आप लिख लेना इसमें कि आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी ये प्रभावित होते रहे हैं। यानी कि ये आपके ये पंथ हैं, शाक्त है, वैष्णव पंथ है, भक्ति धारा है, इनसे भी ये प्रभावित होते रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वही बात कही गई, सच यह भी है कि भाई आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में भी असर पड़ा है। जैसे यहाँ पे उड़ीसा का जो जगन्नाथ पंथ का जिक्र किया गया, और इनमें तांत्रिक परंपराएं जो विद्यमान है वो आदिवासियों की परंपराएं हैं। यानी कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल में और असम में जो कहते हैं नहीं जय काली कलकत्ते वाली, यहाँ पे तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं वो सब तांत्रिक क्रियाओं वाली जो परंपराएं आई हैं वो आदिवासियों से ही आई हैं। अगर आप जो रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है, ये बात देखा है इतिहास उठाकर कि ये सारी परंपराएं आदिवासियों की थी, आदिवासियों से ही जो है बाहरी समाज के लोगों ने सीखी हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, सातवां पॉइंट कि इनके यानी आदिवासियों के धर्मों का प्रभाव साम्राज्यों में, आसपास के साम्राज्य प्रचलित प्रभुशाली धर्मों पर भी, यानी यहां पर लिख लेना आदिवासियों के धर्मों के आसपास के साम्राज्यों में, ऐसे करके लिख लेना कि आदिवासियों के धर्मों का प्रभाव आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित जो है प्रभुशाली धर्मों पर भी पड़ा। इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा असम और बंगाल, यहाँ पर जो तांत्रिक प्रथाएं हैं तो वो इसी के उदाहरण हैं, यानी आदिवासियों की जो परंपराएं चली आ रही उन्हीं के उदाहरण हैं। अब देखिए बहुत जगहों पर क्या हुआ है कि इन लोगों ने कुछ और चीज़ों को भी अपनाया है, तो वो बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, और ये भाषाएं जो हैं जैसे आपकी जो संस्कृत वगैरह भाषा है, तो उसी तरह आदिवासियों की भाषाएं भी बहुत पुरानी भाषाएं हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा तमाम शब्द जो है आपकी संस्कृत में आदिवासी भाषाओं के ले लिए गए हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, और इतिहास में जो मैंने राम शरण शर्मा की जो किताब पढ़ा रहा था, वहाँ पर पहला या दूसरा अध्याय है, वहाँ पर बताया भी था कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो आदिवासियों की भाषाएं हैं, संस्कृत में ले ली गई हैं। तो इनकी खुद की भाषाएं भी हैं। तो 8वां पॉइंट आप लिख लेना कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं भी रही हैं, और संभवतः ये संस्कृत से भी पुरानी है, संस्कृत जितनी पुरानी है, ब्रैकेट में लिखना संभवतः संस्कृत जितनी पुरानी है। अब यहाँ पर बताया गया कि भाई इनकी भाषाओं ने जो है, यानी आदिवासियों की भाषाओं ने बंगला में, यानी बांग्ला भाषा जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो उसमें तमाम वर्ड ऐसे हैं जो आदिवासी की भाषाओं से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि भाई इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आदिवासी भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो लोग बोलने, यानी अपनी भाषा बोलने वाले हैं, संथाली भाषा बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसी में 8वें का सब पॉइंट लिख लेना कि इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। यानी अपने भारतीय समाज आदिवासियों में संथाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है आदिवासी भाषाओं के रूप में, तो ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं अगली हेडिंग, आदिवासियों और प्रचलित छवियाँ। अब देखिए यहाँ से इससे पहले कुछ चित्र देख लेते हैं। देख रहे होंगे आप, इनका खुद का एक अलग पहनावा है। ठीक है, यहाँ पर खुद कोई ढोल नगाड़े वगैरह ये आप देख पा रहे होंगे, यानी परंपरागत पोशाक से सजे धजे हैं, जनजातीय समुदाय के लोग हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि भाई पिछड़े हुए लोग हैं। अब देखिए एक यहाँ पर कहानी मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग जो भी होते हैं अपनी अपनी तरफ से धारणाएं बना लेते हैं। यानी हम लोग किसी की रीति रिवाज का उसका जो है तिरस्कार करते हुए, उसकी जो है उपहास उड़ाते हुए अपनी एक अलग धारणा बना लेते हैं, अरे वो भाई ऐसा है। सेम ऐसा ही कंडीशन जो अंग्रेज हमारे यहाँ जब आए थे, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने भारतीयों के प्रति ये धारणा बनाई थी, अरे भारतीय तो बहुत पिछड़े हुए हैं, गंवार हैं, ये हैं वो हैं, यानी ऐसे कपड़े पहनते हैं, वैसे पहनते हैं, यहाँ की स्त्रियाँ ये पहनती हैं।
तो ये सब चीज़ें क्या थी, यानी हमारी अपना एक अलग कल्चर था, अंग्रेजों का एक अलग अपना कल्चर था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई किसी का कल्चर कुछ अलग है तो आप उसे ये कहोगे कि भाई पिछड़ा हुआ आदमी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा आदिवासी टाइप का है, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। यानी हर किसी का अपना एक अलग कल्चर है, हर किसी की अपनी रिवाज है, तो आप उसे ये नहीं बोल सकते बहुत पिछड़ा हुआ है। आप हर प्रदेश में जाएंगे, आप देखते होंगे हर आदिवासी समुदाय का अपना पहनावा है, और हर आदिवासी समुदाय उसी पहनावे को या उसी जो देखे होंगे आपने पहनने के स्वरूप वगैरह, गहने वगैरह जो है, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, उसी तरह से पहनते हैं वो लोग। तो कुछ बार क्या होता है, लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, देखो आज के टाइम में ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं, वो अपना वाकई में उनका जो कल्चर है वो अपना कल्चर प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या उनका उपहास उड़ा रहे हैं, बार बार उनका मजाक बनाते हैं, तो ये नहीं करना है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, स्टार्टिंग में आए थे, अंग्रेजों को लगा था कि भारतीय बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। वास्तव में हम लोग पिछड़े हुए नहीं थे, हम लोग अंग्रेजों से भी ज़्यादा एडवांस थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आती उन्होंने एक चीज़ बता दी कि भारतीय बहुत पिछड़े हुए हैं। तो यहां पर वही है, आदिवासी और पिछले छवियां, अगली हेडिंग आप ये डालेंगे तो यहां पे कहा गया है कि आपने देखा होगा बहुत बार कि ये लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई जाते हैं किताबों वगैरह हर जगह। वास्तव में ये सब जो चित्र वगैरह दिखाए जाते हैं इनके उत्सवों के चित्र होते हैं, और हम इन्हीं उत्सवों को देखकर ये मान लेते हैं भाई ये तो हमेशा क्या मतलब कि ये तो नाचते गाते ही रहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि क्या किया जाए, इन लोगों की जो किताबें वगैरह हैं, इन लोगों का कल्चर वगैरह है, वहां पर किताबों में केवल उत्तर भारतीयों का होली वाला चित्र दिखा दिया जाए, हर जगह होली वाला कि रंगे पोते हुए। तो ये लोग भी सोचेंगे भाई उत्तर भारतीय लोग तो हमेशा इसी तरह से रहते हैं, रंगे पोते, यानी लाल पीले काले। तो मतलब ये उनके मन में की धारणा बन जाएगी। तो यही किताबों का असर पड़ता है। आप किताबों में इनके त्योहारों को देखते हैं, यानी हम लोग जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह जो भी हमारे लोहड़ी वगैरह त्यौहार हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह से इनके भी अपने कुछ त्यौहार होते हैं। तो वो अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और उन त्योहारों की चित्र होते हैं वो आपकी किताबों वगैरह में प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। तो उसके आधार पर हमें लगता है कि भाई ये रंग बिरंगे रहते हैं, रंग बिरंगे नहीं रहते हैं, वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने हर त्योहारों पर अपने घरों की सजावट करते हैं, दिवाली पर सबसे ज़्यादा करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो इसलिए हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। ये बहुत गलत बात है। यानी कि उनके इस तरह के जो पहनावे या वेशभूषा को देखकर हम अक्सर उन पर टिप्पणी करते हैं, छीटाकसी करते हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर लिख लेना है इसमें कि ये लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा इन पर हम लोग ये भी मिथ्या आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रीति रिवाजों, अपने कल्चर को पीछे छोड़ दें, समझे? मतलब ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आज आधुनिकता की दौड़ में जो हमारे तमाम भारतीय हैं, अब मैं सभी वर्गों की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने कल्चर से बिल्कुल कट गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पूरब पश्चिम मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी मूवी है, आपने देखी होगी। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ करके सॉन्ग जो है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, सॉन्ग सुना होगा आपने। तो उसमें वही बात बताई गई है कि भाई उसमें वहाँ पर उपहास उड़ाया जाता है, वहाँ पर वो मनोज कुमार जी के ने जो वहाँ पर उनका अभिनय है वो वाकई में दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो वो बात हकीकत है। यानी हमारे जो रीति रिवाज है, हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, तो हमें आप पिछड़ा हुआ नहीं बोलेंगे आप। तो वो गीत जो है, आपने शायद ऐसा कोई भारतीय होगा जिसके मन में वो गीत ना बसा हो और ना सुना हुआ। तो अगर नहीं सुना है तो आप देख लेना उस वीडियो को। तो वही बात है कि भाई हम पर जो आरोप लगाया जाता है आदिवासियों पर भी और इन पर भी, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर को छोड़ दें, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दें। ये आगे बढ़ने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, जबकि ये सब चीज़ें गलत हैं। तो ऐसे करके इनके साथ जो तमाम छवियां बना दी गई, नकारात्मक धारणाएं बना दी गई हैं, और ऐसे करके भेदभाव होता है। अब बात करते हैं आदिवासी और विकास, यानी आदिवासियों का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी समुदाय जितने भी हैं वो सब वन्य क्षेत्र, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा समृद्ध वन्य कल्चर रहा है वहाँ पर रहे हैं। अब देखिए जितना आपके यहाँ वन्य क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट वहाँ सब जो क्षेत्र हैं, यानी वनों के जो क्षेत्र हैं वो सब खनिज पदार्थों के से संपन्न तो है ही हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो हमारे तमाम जो वनों से मिलने वाले उत्पाद हैं उनसे भी संपन्न हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है यहाँ पर कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। पहला पॉइंट में ये मत लिखना ना। जैसे आपने बताया गया लोहा, तांबा, सोना, चांदी, अयस्क, कोयले, हीरे, कीमती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद, स्वयं जानवर, ये सभी हमें जंगलों से ही मिलते हैं। और
ये सब चीज़ें हैं भाई, जंगलों से मिलती रही हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे आदिवासी समुदाय जो प्राचीन समय में इनका जो व्यापार था वो राजा महाराजाओं से होता था। नहीं, तमाम राजा महाराजा जो थे वो आदिवासियों पर निर्भर थे। तो आपने अकबर के फौज के बारे में भी सुना होगा कि अकबर की फौज में इतने सारे हाथी शामिल किए गए आदिवासियों से। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, यानी आदिवासी समुदाय को आज हम जो दीनहीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में दीनहीन नहीं रहा है, व्यापारी वर्ग भी रहा है। यानी उसका पहली बात, आदिवासी समुदायों का प्राचीन समय में नियंत्रण जो था वनों पर था, जंगलों पर नियंत्रण था। तो वहाँ से मिलने वाले उत्पाद जो होते थे उनकी बिक्री करके ये लोग लाभ भी अर्जित करते थे। ये लोग राज्यों को हाथी वगैरह सप्लाई करते थे। तो वो इनका योगदान जो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन्हें अक्सर जो है हास्याई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि 19वीं सदी के मध्य तक जो है वनों के विशाल भूखंडों पर, यानी यहाँ लिख लेना 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। यानी कि वनों के विशाल खंड भूखंड है, उन पर उनका जबरदस्त ज्ञान था। इसी में सब पॉइंट, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो राज्य हैं वो वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यही लाइन अगर आपके यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में लिख दी जाए और आप ये कहते हैं आदिवासी समुदाय जो है राजा की कृपा पर निर्भर रहे हैं, रजवाड़ों पर निर्भर रहे हैं, तो आप सही टिक लगा जाएंगे। आप ये सोचेंगे आपके माइंड में, अरे भाई आदिवासी तो बहुत दीनहीन रहे हैं, गरीब प्राणी रहे हैं, तो हो सकता है डिपेंड रहे हो राज्यों पर, जबकि ये राज्यों पर डिपेंड नहीं रहे हैं, राज्य इन पर डिपेंड रहे हैं। क्योंकि वनों पर नियंत्रण इन्हीं का था, वनों पर जंगलों पर नियंत्रण इन्हीं का था, और वहाँ से मिलने वाले उत्पाद वगैरह इनकी बिक्री करते थे। तो ऐसे करके राजा वगैरह जो होते थे, रजवाड़े वगैरह जो होते थे, साम्राज्य वगैरह होते थे, वो आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ये आप ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लगा दिया टिक यहाँ पर। अब देखिए सबसे ज़्यादा इन्हें नुकसान कब हुआ, जब औपनिवेशिक शासन स्टार्ट हो गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ कि भाई ये वन नीति लेकर आ गए अंग्रेज। वन नीति क्यों लेकर आए, कि अंग्रेजों को निर्माण कार्य करना था, ट्रेन की पटरियाँ बिछानी थी, उसके लिए गार्टर वगैरह चाहिए थे। अब दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि इन लोगों का निवास स्थान था वनों में, तो ये लोग विरोध भी कर रहे थे। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि भाई ये वन संपदा जो है वो राज्य की संपदा है, राष्ट्र की संपदा है, आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जब वो वन नीतियां लेकर आए, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की, इनके ऊपर टॉर्चर किया इन्हें, तो इन्हें मजबूरी में वहां से विस्थापित होना पड़ा। और उसके बाद से लेकर ये आज तक वो दंश झेलते आ रहे हैं। यानी फिर तरह तरह के रूपों में आपने देखा होगा, आज भी वन नीतियाँ बनी हुई हैं, आज भी तमाम टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य, ये सब बना दिए गए, घोषित कर दिए गए हैं। तो इनकी वजह से इन्हें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा डैम वगैरह बना दिए गए हैं। डैम वगैरह बनाने की वजह से इनका क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ रहने वाला था वो जलमग्न हो गया है, तो इस वजह से इन्हें वहाँ से छोड़कर आना पड़ा है। तो ये सब दिक्कतें, ये सब झेलते आए हैं यहाँ पर, और आज भी झेल रहे हैं ये। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखे है ना सेकेंड पॉइंट के रूप में। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर जीविका चलाते थे, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माणों, इन सब में नौकरी के लिए ढकेला जा रहा है। ये लिख लेना आप, ठीक है। इसमें ये पॉइंट आप ऐड कर लेना, ये लिख लेना इसमें सब पॉइंट। अब देखिए एक जिक्र यहाँ पर किया गया है, बहुत पुराना जिक्र, ये कहा गया है कि झारखंड और आसपास के लोग थे 1830 में ये व्यापार के लिए कहाँ कहाँ तक गए हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक के ऑस्ट्रेलिया में भी जाते रहे हैं। ये हमारे पास ऐसे प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जो भारत में चाय उद्योग पनपा है, भारत में चाय उद्योग की जो नींव रखी गई है वो आदिवासियों के बलबूते पर रखी गई है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। और अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासियों को सबसे ज़्यादा शोषण हुआ, उसकी वजह से बताया गया कि भाई 5 लाख से ज़्यादा आदिवासी जो मौत के मुंह में समा गए। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के रूप में लिख लेना है ये वाला पॉइंट, कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, कैरिबियन, मॉरिशस कैरिबियन द्वीप समूह है और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाते रहे हैं। और लिख लेना इसी में कि भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। असम में आपके 70 लाख आदिवासी हैं, ये आप लिख लेना। तो आदिवासियों की कहानी जो आप सभी के सामने है, देख पा रहे होंगे। एक फोटो है आपके सामने, इस फोटो को आप मैं दिखाना चाहूँगा। ये फोटो आपके एक उड़ीसा का कालाहांडी जगह का फोटो है, यानी कि ये आप चित्र देख पा रहे हैं कालाहांडी। यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा पहाड़ का जो है यहाँ पर जो पहाड़ का जो है निष्कर्षण कर दिया, पहाड़ में खोद के रख दिया है। तो यहाँ पर ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले का है।
यहाँ पर एक पहाड़ी है, न्यामगिरी पहाड़ी है, यहाँ का है। और ये न्यामगिरी पहाड़ी जो है वो डोंगरिया कोंड समुदाय है, तो उसका पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र पर्वत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये साबित हुआ है कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम कंपनी यहाँ पर एक खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है, तो बेचारे आदिवासी इनका विरोध भी कर रहे हैं, कोर्ट केस भी चल रहा है। लेकिन आप वही सब जानते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतने ज़्यादा इनको जो है सक्षम नहीं है कि भाई ये सब चीज़ें कर पाएँ, डिफेंड कर पाएँ। हटना इन्हें पीछे ही पड़ेगा, यानी नहीं पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योग वगैरह होते हैं वो सरकारों की सहमति से लगाए जाते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यानी किसी भी उद्योग की नींव रखी जाती है, बड़े उद्योग की नींव रखी जाती है, वो सत्ता में मौजूद सरकारों की नियत से रखी जाती है, सरकार में सत्ता मौजूद सरकारों के जो है बल से रखी जाती है। तो आप ऑब्वियस सी बात जानते हैं, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप लिख लेना नोट करके कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। और इसी में सब पॉइंट न्यामगिरी समुदाय का पवित्र पर्वत है, ऐसे करके लिख लेना। तो आपसे पूछा जाए अगर कि भाई ये न्यामगिरी है, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, तो आप बता देंगे डोंगरिया कोंड। ठीक है, तो आप नोट करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही सब दिक्कतें, वही सब परेशानियाँ यहाँ बताई गई हैं, किस तरह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इमारती लकड़ी, खेती, उद्योगों के लिए विशाल भूमि साफ की जा रही है। आदिवासियों के इलाके में चूंकि खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, इसलिए तमाम औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उनकी जमीनों को बार बार छीना जा रहा है। ताकतवर गुट जो होते हैं काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीन लेते हैं। जो चीज़ें आपने ऊपर देखी वही सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर एक अगला आंकड़ा ये बताता है, गवर्नमेंट का सोर्स ये बताता है, आप अब यहाँ पे चौथा पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर एक सरकारी आंकड़ा ये बताता है यहाँ पर कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। यानी हमारे यहाँ जो भी खनन से परियोजनाएं जो चली हैं, उन परियोजनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं? आदिवासी हैं। और एक ताज़ा सर्वेक्षण आया है, उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश और ये यानी एक ताज़ा सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो विस्थापित लोग हैं वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा 79% आदिवासी थे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज संसाधन इन राज्यों में विद्यमान है। तो खनिज संसाधन विद्यमान होने की वजह से क्या है, सब ये राज्य के अधीन आता है, राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। तो सरकारें इनका आवंटन वगैरह करवा रही हैं, टेंडर वगैरह उठाती हैं। टेंडर जो बड़ी कंपनियां जो फिल कर देती हैं, बड़ी कंपनियां यहाँ पर अपने संयंत्र स्थापित करती हैं। जब संयंत्र स्थापित किए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें वहाँ से अपना मूल स्थान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत में इनका एक संघर्ष है, बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। आपने देखा होगा जो नक्सल समस्या जो है, नक्सलों की जो समस्या है वो भी इसी तरह का ही एक उदाहरण है। यानी नक्सली जो है वर्तमान में, देखिए नक्सली अब तो ये है कि समाज की अन्य धाराओं से भी प्रभावित हो चुके हैं। अब तो कुछ और लोगों ने भी उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसमें आतंकवाद की भी धारा उन्होंने पकड़ ली है। लेकिन वास्तव में जो नक्सली स्टार्टिंग में नक्सली जो बने थे वो इन्हीं सब परेशानियों की वजह से नक्सली बने थे। यानी कि ये सब जो उनके बार बार उनके मूल स्थानों को छीना जा रहा था, बार बार उनके घरों से उन्हें विस्थापित किया जा रहा था, तो इस वजह से उन्होंने हथियार उठाए थे। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो वो कुछ राजनीतिक संगठनों से भी मिल चुके हैं। अब तो स्थिति और जो है यहाँ पर विकराल हो गई, कुछ वामपंथी संगठनों के से भी समर्थित हो चुके हैं। तो अब वो चीज़ अलग हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग नक्सली जो बने थे वो सब इसी वजह से बने थे। अब यहाँ पर वही बात कही है, पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बंधी है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं वहाँ पर अपसपा लगा रहता है, यानी कि आर्म्स फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर जो आर्मी का शासन होता है, होता क्यों है कि वो लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई ये हमारा प्रदेश है, हम यहाँ के बासिंदे हैं, आप यहाँ से पीछे हटिए। अब सरकार, कोई भी सरकार जो हो अपना बॉर्डर तो छोड़ नहीं देगी। भाई बॉर्डर छोड़ने का मतलब है कि कल चीन आके कब्जा कर लेगा, तो सरकार मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। अब ऐसे में टकराव होता रहता है, अक्सर विद्रोह भी होते हैं। आप खबरों देखते होंगे पूर्वोत्तर में तमाम लड़ाइयाँ जो है यहाँ पर भिड़ंत होती हैं, और तमाम पूर्वोत्तर के कार्यकर्ता वगैरह हैं, तमाम पूर्वोत्तर के जो यहाँ पर देखा होगा जारो, यानी पूर्वोत्तर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये मांग उठाते हैं कि भाई यहाँ से आर्मी हटाई जाए। तो ऐसे करके आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पर आप लिख लेना 5वां पॉइंट कि पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बंधी है। ये टकराव होता रहता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देश में अभी मौजूदा जो राष्ट्रीय पार्क हैं, 104 राष्ट्रीय पार्क हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्य अभी वर्तमान में हैं, ये हैं। तो ये इलाके जो है रिजर्व हो चुके हैं। तो रिजर्व इलाकों की वजह से यहाँ से मूल आदिवासी हैं या मूल निवासी हैं, इन्हें विस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना 5वें का। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क
और 543 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल निवासी रहा करते थे और अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। यानी अब उन्हें अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें घुसपैठिया बोला जाता है। इनके ऊपर तरह तरह से अत्याचार किए जाते हैं। तो इस वजह से क्या करना पड़ रहा है भैया, इन्हें शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। अब चूंकि शहरों में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, बहुत वेल एजुकेटेड हों। वेल एजुकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी परंपराओं से बंधे रहे हैं लंबे समय तक, कभी स्कूल वगैरह नहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया, या फिर सरकारों ने प्रयास नहीं किए कि इनके बच्चों को पढ़ाने के। तो शहरों में इन्हें काम क्या मिलता है भाई, मजदूरी का काम मिलता है, तो छोटे मोटे काम धंधे में लग जाते हैं। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, इनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती चली जा रही है। यानी ये डेली गरीब पर से गरीब होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें अगला पॉइंट, नहीं अब कौन सा पॉइंट आएगा, मैं पॉइंट भूल जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है और कमेंट करके कुछ लोग बताते भी हैं मुझे कि सर आप पॉइंट भूल क्यों जाते हैं, और मुझे मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो यहाँ 6वां पॉइंट आप लिख लेना, आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों और या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ रही हैं। इसमें सब पॉइंट आप लिख लेना कि ग्रामीण इलाकों में जो सर्वे हुआ है इसके अकॉर्डिंग 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ये आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट, 6 का सब पॉइंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई गरीबी रेखा से नीचे की वजह से, जीवन यापन करने की वजह से इनके साथ काफ़ी परेशानियां भी हैं। इनके बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार रहते हैं। इसके अलावा साक्षरता दर भी बहुत कम है। कुपोषण का मतलब ये होता है कि उन्हें अच्छा खासा पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से उनके बच्चों में कम वजन होना, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होना, तो ये सब समस्याएं उनके बच्चों में देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाता है, यानी कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि वाकई में आदिवासी समुदाय जो है उन्हें वाकई में उनके घर से निकाला जा रहा है। निकाला ही जा चुका है उन्हें। और ऐसे में उनके विस्थापित करने का जो तरीका है वो भी सरकार का स्पष्ट नहीं है। क्योंकि सरकार क्या करती है, हमेशा आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों और रसूख घरानों को टेंडर उठा देती है, उन्हें जमीन प्रोवाइड करवा देती है और प्रशासन पकड़ा देती है। तो प्रशासन जो होता है वो अपनी मनमर्जी से कार्य करता है। यानी आप देखते होंगे कहीं भी किसी भी समय, चाहे ब्रिटिशर्स का समय ले लीजिए, चाहे वर्तमान सरकार का समय ले लीजिए, कि जो पुलिस का तरीका है या फिर प्रशासन का तरीका काम करने का है वो बदला नहीं है। अभी आर्टिकल आया भी था अभी हाल में ही अखबार में कि वाकई में कितनी बदली, ऐसे करके एक आर्टिकल आया था कि द हिंदू का भी आर्टिकल वही था कि भाई कितनी बदलाव हुआ हमारी पुलिस व्यवस्था में। जो अंग्रेजों के टाइम में थी वो प्रशासन व्यवस्था जो थी कि भाई बर्बर तरीका है, तो वही बात है। यानी हमारे यहाँ तरीका जो है वो प्रशासन का चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन की भी मजबूरी है। प्रशासन क्या कर सकता है, प्रशासन जो सरकार से बंधा हुआ है, सरकार का ऑर्डर मानना पड़ेगा उसे, तो मजबूरी ये है। तो इस वजह से इनके हक की बात करने वाले, वैसे तो बहुत सारे प्रावधान है संविधान में, लेकिन हकीकत ये है कि भाई आप सब लोग समझदार हैं, जानते हैं, जो बड़े बड़े जो कहते नहीं है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि गरीबों का भला करने वाले जो लोग आगे आते हैं कि हम लोग गरीबों को भला करेंगे, गरीबों का लिए ये करेंगे, गरीबों का उद्धार करेंगे, यानी जो लोग गरीबों के उद्धार की बात करते हैं वो वास्तव में अपना उद्धार करके चले जाते हैं। ये हकीकत है। यानी जो लोग कहते हैं कि हम गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों को आगे लेके जाएंगे, और वो हकीकत ये होती है कि कुछ सालों बाद खुद का उनका उद्धार हो जाता है, खुद कुछ सालों बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास इकट्ठा हो जाती है। तो ये समाज की हकीकत, आप इस सबसे रूबरू हैं, अच्छे से अवगत भी हैं कि वास्तव में गरीब के साथ हमेशा छलावा ही हो रहा है, उसे हमेशा ही छला जा रहा है। तो ऐसे में मेरा तो बस मानना ये है, बस यही है। देखिए मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे, और लोग शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो भाई शिक्षा पर पूरा जोर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बस में तो और कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं शिक्षा पर जोर देता हूँ। आप सभी को निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ये मेरा दावा नहीं और वादा भी है। यानी मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ, और ये मेरा वादा भी है कि भाई मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि आपके आसपास ऐसे भी कोई व्यक्ति हों जो वाकई में निर्धन हो, गरीब हों, जिनके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, उनकी आप मदद कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। नहीं, बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात तो कर पाएंगे, जान पाएंगे कि वाकई में उनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। 8,000 प्रजातियाँ जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजन, डाई के तौर पर, 550 प्रजातियाँ रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और 6500 प्रजातियाँ जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कहा जाए तो आदिवासियों का जो कल्चर रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है। और हमें वर्तमान में जो कल्चर, हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है आदिवासियों के बारे में कि दीनहीन गरीब हैं, वो वास्तव में दीनहीन गरीब तो जो सरकार है
या ब्रिटिश सरकार का तंत्र हो या वर्तमान सरकारों का तंत्र हो, उसकी वजह से वो दीनहीन गरीब बने हैं। लेकिन हकीकत अगर आप प्राचीन समय उठा के देखें तो उस समय ये बहुत समृद्ध लोग रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया, कितने कितने पौधों की प्रजातियां हैं, उसमें कितनी कितनी कैसी कैसी प्रजातियां हैं पौधों की, इन सब पर कभी ना कभी किनका अधिकार था? आदिवासियों का अधिकार रहा है। तो ये सब बातें हैं, आपने लिख ली होंगी। अब देखिए ऐसे करके आदिवासी समुदाय के बारे में देख लिया कि किस तरह से ये हाशिए पर रहता है, तो अब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हम इनका कल्चर वगैरह ये सब सहेजने की कितनी बात करते हैं, कितना इनका हम रिहेबिलिटेट करने की बात करते हैं और वर्तमान में क्या हो पा रहा है। देखिए हर स्तर पर आपने देखा होगा, अब मैं फिर से स्वतंत्र रूप से टिप्पणी कर देता हूँ, कागजों में सब कुछ हो जाता है। यानी आपकी यहाँ फाइल वगैरह जो होती हैं कि फाइलों में ये हो गया, 1 करोड़ की परियोजना ये चल गई, जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर फाइलों में ही पूरी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, फाइलों में ही सड़कें बन जाती हैं हजारों किलोमीटर लंबी। ये हकीकत है और ये इसमें कोई एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी सरकारों का यही रवैया रहा है। मेरा मानना तो यही है। आप किसी भी सरकार का उठा के देख लीजिए, सब सरकारें एक जैसी रही हैं। अब देखिए अब लोग कहते हैं क्यों सब सरकारें एक जैसी क्यों रही हैं? भाई व्यक्ति तो वही हैं, प्रशासन में बैठे व्यक्ति तो वही हैं, वही कांग्रेस के टाइम में थे, वही बीजेपी के टाइम में है। अब नेता लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये फलानी सरकार आ गई, ये नया करेगी। भाई जो कल तक जो नेता कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी से मान ली कोई कांग्रेस की सरकार बन रही तो बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए। नेता भी वही है, कुछ लोग बदले तो है नहीं। जब लोग ही नहीं बदले तो सिस्टम कहाँ से बदल जाएगा? ये भी तो बात समझिए आप। तो आप लोग कहते हैं सरकार बदलने से कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब तो ये है कि भाई लोग ही नहीं बदलना चाह रहे हैं, यानी हम जब तक खुद नहीं बदलेंगे तो हमारी सरकार बदलने से क्या मतलब होगा? तो ये सब बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अगला समुदाय यहाँ पे बताया गया है अल्पसंख्यक समुदाय। यानी अभी तक तो आपने ये देख लिया शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति समुदाय देख लिया, इसके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है, किस तरह से हाशिए पर धकेला गया है। अब आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय यानी हमारी माइनॉरिटीज जो हैं इनके साथ कैसे हाशिया ग्रहण हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। अब अल्पसंख्यक का मतलब आप जानते होंगे ऐसे लोग जिनकी संख्या वास्तव में कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगली हेडिंग डाल लेना अल्पसंख्यक और हाशिया ग्रहण। तो यहाँ पर वही है पहला पॉइंट कि अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय को संस्कृति, समाज तथा सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी ये हकीकत बात है, यानी ये बात हकीकत भी है और बात आप सदियों से देखते भी आ रहे हैं कि हमेशा से जो भी लोग अपने एक यानी मेजॉरिटी में रहे हैं, बहुसंख्यक में रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा जो है निबलों को दबाने की कोशिश की है। चाहे वो दलितों के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के संदर्भ में देख लीजिए। यानी जहाँ पर जो मेजॉरिटी क्रिएट हो जाती है एक जैसे लोगों की, तो वो आसपास के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में चीज़ें उल्टी भी हो रही हैं, वर्तमान में चीज़ें उल्टी ऐसी भी हो रही हैं कि जैसे अभी क्या है कि भाई कुछ लोगों की, मुस्लिम भालू लोगों की जो कम्युनिटी तैयार होगी, वहाँ पर हिंदू कम है तो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जहाँ पर लोगों की मेजॉरिटी तैयार हो जाती है वो लोग माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं। और इसे केवल एक एंगल से देखना सही नहीं होगा कि हम इसे केवल धार्मिक एंगल से ही देखें। यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत हर एंगल से देखना पड़ेगा। यानी कि हर एंगल से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर तो इन्होंने धार्मिक आधार पर बता दिया है, लेकिन आप जब हायर लेवल की किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बताया गया है कि केवल हम अल्पसंख्यक वर्ग को या फिर जो हाशिया ग्रहण है इसको एक नज़रिए से नहीं देख सकते, हमें सब नज़रिए से देखना होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई जो उच्च जातियों में भेदभाव नहीं होता है, उच्च जातियों में भी भेदभाव होता है। आप पर्टिकुलर किसी उच्च जाति के विशेष गांव विशेष यानी कि एक जाति विशेष का गांव हो, उसमें उच्च जाति के कई 1-2 घर हो मात्र, और दूसरी उच्च जाति के वहां पर 1000 घर हों, तो ऑब्वियस बात है, देख लीजिए वो 1000 घर वाले जो होंगे 2-4 घरों वालों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दबाने की प्रवृत्ति है, ये सब प्रवृत्ति कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, मेरे मानना देखिए मैं वही अपने विचार प्रदर्शित करता हूँ जो स्टैंडर्ड बुक में है, जो विभिन्न राइटर्स, विभिन्न फिलोसफर्स ने जिन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, तो वो सब विचार मैं आपके सामने रखता हूं। तो वही बात मैं आपसे भी कहता हूं कि भाई इसे केवल एक नजरिए से ना देखें। जब भी आप यूपीएससी में प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे मेंस वाला, तो वहां पर आपको एक नजरिए से नहीं देखना है, धार्मिक आधार पर नहीं देखना है कि धार्मिक आधार पर ही हमारे साथ केवल ये ऐसा हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में तो भाई मुस्लिम बाहुल्य है, अब लेकिन वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जैसे आपने कश्मीरी हिंदू वाला, कश्मीरी ब्राह्मण वाला जो कांड देखा था। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब कोई एक जाति विशेष मेजॉरिटी में होती है। तो जब कोई भी जो है मेजॉरिटी में होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो है माइनॉरिटी वालों को दबाने की कोशिश करेगा ही करेगा।
अब यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संविधान ये बात मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय जो है संस्कृति, समाज और सरकार के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ये हकीकत बात है, अरे ये हकीकत बात है और होता भी रहा है। हमेशा जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा था, हम क्लास 7 में पढ़ रहे थे, एक क्लास में लड़कियों की संख्या जो है कम थी, लड़कों की संख्या ज़्यादा थी। और लड़के जो कह देते थे कि भाई आज तो हमें यही गेम खेलना है तो यही गेम खेलना पड़ेगा, मैडम भी कुछ नहीं कह पाती थी उनकी, यानी क्लास टीचर भी कुछ नहीं कह पाती थी। तो लड़कियां भी कहती थी कि भाई ये सिस्टम तो बहुत गलत है, यानी हमारी संख्या कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो संविधान ने, हमारे यहाँ संविधान ने भी यही प्रावधान रखा है कि भाई मान लेते हैं किसी व्यक्ति की संख्या कम है और यहाँ पर उसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सत्ता में आ सके पूर्ण बहुमत की वजह से, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे हैं। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और ये प्रावधान उन्हें जो है भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, यहाँ पर पहले का सब पॉइंट करके, इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना, सॉरी इसी में लिख लेना आप कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक लिख लेना आप, ठीक है। ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी संविधान की बात कही गई है कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान को ही देखें या फिर हम बाहर की भावना देख लें कि असुरक्षा की भावना और बढ़ रही है कि जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इन समुदायों में तनाव होता है। आप ये सब चीज़ें आप जानते हैं, न्यूज़ टीवी चैनलों वगैरह में अक्सर आप देखते होंगे फलानी जगह दंगे हो गए, फलानी जगह धर्म के आधार पर दंगे हो गए, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता, न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ प्रावधान जो है यहाँ पर इन वर्गों के लिए भी रखे हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी रखे हैं, यानी इनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो ये लोग भी कहाँ पर जा सकते हैं, ये लोग भी अदालत की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट आप लिख लेना, ये पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट लिख लेना कि हमारा संविधान यहाँ से लेकर ये संकल्पबद्ध है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, उसने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, यानी कि अगर इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह अदालत में जा सकता है या जा सकते हैं, ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुसलमान और हाशियागढ़, यहाँ पे पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को यहाँ पे इंगित किया गया, मुसलमान और हाशियागढ़। यहाँ बताया गया कि मुस्लिमों का कैसे हाशियागढ़ होता है। यहाँ पर इनके बारे में सब बहुत सी बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इन्हें आपको लिखना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि मुसलमानों के बारे में, भाई सन 2011 की जो सेंसस हुई, जनगणना हुई, उसके अनुसार देश में जो भारत की आबादी में 14.2% जो मुसलमान हैं। तो ये आप पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर वही बात जो आप प्रीवियस कक्षाओं पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपने इकोनॉमी वगैरह जो पढ़ी थी वहाँ भी पढ़ा था कि मुसलमानों की जो बेटियां वगैरह होती हैं, लड़कियां वगैरह होती हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था, लगभग दलितों के बराबरी था, SC ST कम्युनिटी की लड़कियों के बराबरी उनका भी ड्रॉप आउट रेट था, काफ़ी लोग स्कूल तक ही नहीं पहुँच पा रहे थे। तो उनके आधार पर यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यानी यहाँ पर बताया गया कि मूलभूत सुविधाओं के आधार पर ये कितना इन्हें लाभ मिल पा रहा है। हिंदू कम्युनिटी के पास पक्के घर कितने हैं, 65.4% लोगों के पास है। बिजली का जो कनेक्शन है 75.2% लोगों के पास है। नल का पानी इतने लोगों के पास मिल रहा है। देखिए बना लेना, ये आप इन्हें डिवाइड किया गया, इन्हें बताया गया 3 सारणियों के जरिए कि किस किस को कितनी सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं, और इस वर्तमान सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। तो आप इसे पूरा चार्ट बना लेना, मुस्लिमों को कितना मिल पा रहा है, इतना। देखिए ये इसलिए मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब भी किसी धर्म विशेष की बात होगी कि धर्म विशेष को क्या क्या लाभ मिल पा रहा है, धर्म विशेष किस स्थिति में है, तो आपको वहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सिख समुदाय को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, जैसे आपने देखा पक्का घर इनके सबसे ज़्यादा हैं, बिजली भी सबसे ज़्यादा है, नल का पानी भी लगभग 50% लोगों के पास तो है ही है। तो ये बात यहाँ पर आप पहले इसमें लिख लेना चार्ट में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी बात है विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर, ये भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। साक्षरता दर कितनी है, कुल तो हमारी साक्षरता दर कितनी है, 74% है। हिंदुओं की कितनी है, 63 है। मुस्लिमों की 57 है। ईसाइयों की 74 है। सिख की 67 है। बौद्ध की 71 है। सबसे ज़्यादा जैन की है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमारे यहाँ किस धर्म की है, जैन धर्म की है। ये आप लिख लेना, और ये पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर इंपॉर्टेंट वाला टिक लगाया। तो आप ये लिख लेना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है सरकारी नौकरियों में जो है मुसलमानों का परसेंट कितना है। देखिए वर्तमान में जो आबादी है, जिनकी जो आबादी है, यहाँ पे 13.5% आबादी का किया गया सर्वे, क्योंकि 2006 की रिपोर्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग सर्वे किया गया है। वर्तमान में इनकी अगर आबादी देखें तो यहाँ पर
प्रशासनिक सेवा में भी इनका परसेंट बढ़ रहा है, पुलिस सेवा में बढ़ रहा है। यानी अगर आप अभी हाल फिलहाल के अगर आप रिजल्ट उठा के देखें यूपीएससी एग्जाम के, तो वहाँ पर मुसलमानों का चयन अच्छा खासा हो भी रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। देखिए ये वाला चार्ट मत लिखना, क्योंकि बहुत पुराना आंकड़ा है, इससे लिखवाने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। नवीनतम आंकड़े लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जहाँ पर ये बहुत पुराना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने कितने लोग कार्यरत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3% है टोटल पॉपुलेशन का, पुलिस सेवा में 4% है, विदेश सेवा IFS में 1.8% है, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन यानी कि गवर्नमेंट के उपक्रम में 3.3% है, राज्य स्तरीय PSU में 10.8% है, और बैंक और रिजर्व बैंक में 2.2% मुस्लिम कार्यरत हैं। ये पूरा आंकड़ा बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक समिति बनी थी, सच्चर समिति बनी थी सन 2005 में, सरकार की अनुशंसा पर एक समिति बनी थी जिसको मुसलमानों की प्रगति का आकलन करना था कि मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से कितने समृद्ध हो पाए हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, सरकार ने सन 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने, यानी कि सरकार ने सन 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। ये आप सेकंड पॉइंट लिख लेना, और इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। देखिए इस रिपोर्ट से, इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से जो मुसलमान हैं, इनकी स्थिति भी SC ST या अन्य हाशियाई समुदायों जैसी मिलती जुलती है। यानी इनकी स्थिति भी सुधर नहीं पाई है, यानी उन्हीं जैसी SC ST वालों की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये पॉइंट आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई इनके बारे में, यहाँ पर एक बात बताई गई, सच्चर समिति के बारे में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के उम्र के लगभग 25% बच्चे हैं, ये कभी स्कूल गए ही नहीं या स्कूल छोड़ आए हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें सेकंड सब पॉइंट, 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ आए हैं। ये आप लिख लेना, यानी इनके मुसलमानों के जो बच्चे हैं ना 25% स्कूल जा ही नहीं पाए या तो स्कूल ड्रॉप आउट कर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि इनके हाशिए कड़ होने के, यानी इनके साथ भेदभाव होने के काफ़ी सारे पहलू हैं। जैसे आपने बताया होगा इनका भी एक यानी कि कल्चर अलग है, यानी कि आपने पहनावा यानी बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी, इनका चलन दिखाई देता है। तो इस वजह से भी इनके साथ भेदभाव होता है। इस वजह से भी कुछ लोग इन्हें टारगेट करते हैं, कुछ लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं कि भाई आप हम जैसे नहीं दिखते हैं, आप हमसे अलग दिखते हैं। तो इस वजह से इनके साथ भेदभाव होता है। देखिए मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, कोई भी समुदाय आप उठा लीजिए, यानी कि ये तो एक मुसलमानों की बात नहीं हो, किसी भी समुदाय के अक्सर एक जनरल फिलॉसफी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनरल फिलॉसफी यही अप्लाई होती है कि जहाँ भी बहुलता होती है, जिस भी कम्युनिटी की बहुलता होती है, चाहे हिंदुओं की कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी की बहुलता हो, वो जो माइनर कम्युनिटी वहाँ पर रह रही होती है उस इलाके में, उसे दबाने की कोशिश करती है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाके अगर अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य उठा के देख लीजिए, जितनी भी यहाँ पर जो जगह हैं वहाँ पर अक्सर ये रहा है कि भाई जिस कास्ट की बहुलता है वो कास्ट अपने आसपास वाली कास्टों को दबाने की कोशिश करती है। अब देखिए मैं पर्टिकुलर किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, वरना आप लोग कमेंट में आगे लड़ने लगेंगे, तो मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन किसको दबा रहा है, लेकिन हकीकत यही है। यानी आप पर्टिकुलर एरिया में जाइए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ जगहों पर ये होता है धर्म विशेष का प्रभुत्व होता है, तो धर्म के आधार पर लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वजह से इनका भेदभाव होता है, ये बात आप जानते होंगे। अब यहाँ पर कहा गया है मुसलमानों के लिए, ऐसे एक एग्जाम्पल बताया गया, अंसारी परिवार। इन्हें देखिए, अंसारी परिवार को घर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे और नॉन वेजिटेरियन खाते थे, तो इस वजह से इन्हें घर नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें इनके साथ घटित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिए कड़ के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिनसे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। घेटोआइजेशन की प्रवृत्ति जो होती है ये कहती है कि भाई एक ऐसा एरिया या एक ऐसा इलाका जहाँ पर किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष के लोग रहते हों, उसे घेटोआइजेशन कहते हैं। होता क्या है, होता ये है कि अक्सर जो लोग दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं या जो लोग इन्हें लगता है कि भाई समाज के और वर्ग हमारा नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मेजोरिटी में वो भी रहने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह कहीं दलित बस्तियां बन जाती हैं, पूरा इलाका दलितों का है, ठीक है, कहीं कहीं सवर्णों का पूरा इलाका है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए लोगों को ये लगता है कि भाई समाज के और जो समुदाय है उनसे हमारा इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है, उनसे इंटरेक्शन अगर होता भी है तो वो लोग हमारी उपेक्षा करते हैं। तो बेटर ये है कि हम अपना एक खुद का एक समाज क्रिएट कर लें। तो उस समाज को, उस जगह को घेटोआइजेशन की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना इसमें,
थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट, मुसलमानों को यहां से लेकर यहां तक ये लिख लेना, ठीक है, ये आप यहां पर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर घेटोआइजेशन का पूरा मैं लिखवा देता हूं, यहीं लिखवा देता हूं, घेटोआइजेशन का है, नोट करके लिख लेना कि ऐसे इलाके या बस्ती जिसका इस्तेमाल जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इन्हें घेटोआइजेशन कहते हैं। तो मजबूरी क्या है इनकी? मजबूरी वही है कि भाई भय या दुश्मनी से किसी भी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, और अपने समुदाय को बचाव रखने के लिए क्या करते हैं लोग, इकट्ठे होकर रहने लगते हैं। तो वो स्थिति घेटोआइजेशन वाली बन जाती है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जहां पर लोग संगठित होकर रहने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ अगर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है तो क्या करते हैं बेचारे, वो लोग अपनी पर्टिकुलर उनकी बस्तियां उन्होंने बना ली हैं, वहाँ पर अपनी बस्ती विशेष का इलाका पूरा हो जाता है उनका, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो पाता है। तो इस तरह की जो माहौल है वो घेटोआइजेशन बोला जाता है उसे। तो वही बात प्रवृत्ति यहाँ पर भी बताई गई है। तो नोट करके केवल इतना यहाँ से लेकर ये लिख लेना। और ऐसा करने से क्या होता है कि समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के लिए इनके पास विकल्प नहीं होते। अब मान लीजिए पूरा इलाका, मान लीजिए मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां बस गए ये लोग। अब चूंकि अन्य इलाके जो है उनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं है, और इंटरेक्शन है भी तो बड़ा नकारात्मक इंटरेक्शन है, तो इस वजह से मजबूरी ये है कि भाई इन इलाकों से निकल ही नहीं पाते हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है कि, और ऐसे करके वो समाज से कटते चले जाते हैं, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो जाते हैं वो लोग। ये हकीकत बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिख लिया आपने थर्ड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि एक दंगा होता है। एक एनी फारूकी एक महिला है, ये राइटर हैं ये। तो ये कहती है रमजान का महीने चल रहा था, मेरा भाई पड़ोस के यहाँ इफ्तार की दावत खा गया था, और मैंने वो परंपरागत अपनी जो सलवार कमीज पहनी थी, भाई से शेरवानी पहना था। और जब भाई लौट कर आया तो एकदम कहता है क्या अब तुम जीन्स पैंट जो जीन्स टी शर्ट पहन लो कि दंगा हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि भाई टारगेट किया जाता है पर्टिकुलर आदमी को, उसके कपड़ों के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसकी वेशभूषा के आधार पर हम टारगेट करते हैं कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। ये चीज़ें वाकई में गलत हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि सभी धर्म समान है, सभी लोग समान हैं। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब भाई आपके किसी भी धर्म विशेष के लोग जो होते हैं, समुदाय विशेष के लोग होते हैं, उनके मन में ना जो है यहाँ पर नकारात्मकता भर दी जाती है, किसी दूसरे के प्रति विद्वेष भावना भर दी जाती है, तब ये सब घटनाएं घटित होती हैं, दंगे फसाद वाली। तो हमें यहाँ पर सौहार्द बना के रखना है, भाईचारा बना के रखना है, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगली बात यहाँ पर वही बात बताई गई है कि संविधान के परिभाषित अधिकारों की रक्षा के लिए साकार करने वाले इन कानूनों में जो बराबरी की जिम्मेदारी बनती है। देखिए ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राज्य की प्रतिबद्धता क्या क्या है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इसको मैं लाइनों को दोहराऊंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, स्वतंत्र रूप से राय रखना चाहूँगा अपनी। जैसे ये यहाँ पर ये वाली समस्या दिखाई गई है मुसलमानों और हाशियाकरण वाली। देखिए यहाँ पर भी एक समस्या ये लागू हो जाती है, यहाँ पर लागू ये हो जाती है, यहाँ पर 2-3 पहलू हैं, उन पर आपको समृद्ध रूप से विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला पहलू तो आता है पॉपुलेशन। यानी आपको पहली बात तो ये है कि भाई ये पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ये है। यानी मैंने आपसे, जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा था, इकोनॉमी में मैंने बताया था कि भारत समृद्ध तब बन सकता है जब यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, वरना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो यहाँ पर बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ सर्विस, ये सब मुहैया होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आ जाती है। अब अक्सर होता क्या है, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, काफ़ी समुदाय क्या होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारी अगर आबादी ज़्यादा होगी तो कोई हमें दबा नहीं पाएगा, हमारी आबादी इतनी होगी तो हम लड़ लेंगे। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए वर्तमान परिवेश में लड़ वही सकता है जिसके पास नॉलेज है, जो यानी कि शिक्षित है वही। और लड़ने का तरीका यहाँ पर ये है आपके समुदाय में कि भाई संविधान के जो नियम आपको मिले हुए हैं उसके अनुरूप आपके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो आप कानूनी रूप से लड़िए, लाठी डंडे से नहीं। यानी यहाँ पर अब समाज की प्रवृत्ति ये बन चुकी है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने आसपास का वर्ग है उसे शिक्षित करें। जब वो वर्ग शिक्षित होगा तभी वो अपने अधिकारों की मांग कर पाएगा, और केवल जनसंख्या बढ़ाने मात्र से वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाएगा। मेरा मानना ये है। तो सबसे बेटर बात है, पहली बात पॉपुलेशन कंट्रोल करें, यानी सभी वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। दूसरी बात ये है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ये सब चीज़ें, समस्याएं अपने आप कम होती चली जाएंगी। यानी पॉपुलेशन जैसे से कंट्रोल होगी तो ये समस्याएं अपने आप कम होती चली जाएंगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिमों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसके अलावा ड्रॉप आउट रेट कम निकलने की, बहुत ज़्यादा निकलने की रीज़न और भी हैं। जैसे एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कि भाई काफ़ी सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारे जो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये सब जो धारणाएं हैं, यानी ये सब रूढ़िबद्ध जो धारणाएं लोगों ने पाल रखी हैं, उन सबसे वो लोग तभी बाहर हो पाएंगे, उन सबसे वो लोग तभी बाहर निकल के आ पाएंगे जब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इस समाज में एक मुख्य धारा के दबके से जुड़ेंगे तब वो जान पाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है, उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित होने का क्या महत्व होगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है।
मेरा मानना यही है कि हमें सबको इन्हें प्रयास ये करना चाहिए भाई मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तरह तरह से सरकार भी प्रयास कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आगे भी एक निष्कर्ष बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है एक निष्कर्ष में कि हमारे देश में कई और हाशियाई समुदाय हैं, जैसे दलित भी है, वो भी ऐसा ही समुदाय है मुसलमानों की तरह। तो हाशिए कट से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। ये हकीकत बात है। जब हाशिया कट होता है तो क्या होता है, केवल और केवल हमारा सामाजिक रूप से ही हमारा तिरस्कार नहीं होता, बल्कि हमारी जो संसाधन है उन सभी में भी हमारा हिस्सा नहीं मिल पाता है, और ऐसे कर करके हमारी कहीं ना कहीं जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, एक लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमान लोग अपने बच्चे मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट, सच्चर समिति की रिपोर्ट है, वो आपको लिखवाना चाहूँगा मैं यहाँ पर, और आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये आपका पॉइंट भूल गया, चौथा पॉइंट आएगा। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं, जबकि मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है कि मुसलमानों के बच्चे मदरसे में जाते हैं, यानी कि अपने धर्म विशेष की एजुकेशन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो वो लोग भी अब जो है शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। देखिए, मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मेरा भी कभी सिविल सर्विस में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन आप लोग जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप पर्टिकुलर जात से मुझे मालूम पड़ते हैं, पर्टिकुलर धर्म का समर्थन करते हैं, कोई मुझे कहता है कि आप SC वालों का समर्थन करते हैं, कोई कहते हैं जनरल वालों का समर्थन करते हैं। देखिए, मैं सभी जो बात रियलिटी की है वो मैं रियलिटी बात बोलता हूँ। मेरे सभी धर्मों से जो दोस्त हैं, लगभग सभी धर्मों सभी जातियों के दोस्त हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ भी हैं। अब जैसे मैं अपने बारे में यहाँ पे कहानी साझा करना चाहूँगा। कभी भी मेरा जो है एम UPSC नहीं रहा था, UPSC एग्जाम मेरा कभी एम नहीं रहा था। मेरा एम जो था वो शिक्षक बनने का ही रहा था, शुरुआत से रहा था। और मेरा एक बहुत ही प्रगाढ़ मित्र हैं, यानी आज भी बहुत प्रगाढ़ हैं, और लगभग उनसे हर दूसरे तीसरे दिन बात भी होती है। मोहब्बन है वो लोग, यानी मुस्लिम है। तो उस फ्रेंड ने कहा था कि यार आप इतने ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट हो, आपने जो आपके सारे एग्जाम जो शिक्षा से रिलेटेड हैं जो सब आपने क्रैक कर रखे हैं, तो एक बार UPSC भी ट्राई करके देख लो। तो ऐसे करके उनकी जो प्रेरणा थी वो लगातार मुझसे इस बात के लिए फोर्स जब उन्होंने किया लगभग 6-7 महीने तक कि नहीं आप भाई ये करिए, ये आपको करना है इस बार। तो ऐसे करके मैं UPSC में आ गया। तो ये जो कहना गलत है, ये सब जो लोग धारणाएं बना रखे हैं कि भाई धार्मिक आधार पर लोगों में बहुत भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा होगा, और आप अपने अंदर आपने अगर नकारात्मकता भर ली तो सामने वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हकीकत बात यही है। यानी कभी भी हमेशा आप जो है एक सौहार्द का माहौल क्रिएट कीजिए। ये जो धार्मिक उन्माद वगैरह है, इन सबसे बचने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो अगर मानते हैं कुछ चीज़ें, हर धर्म में कुछ ना कुछ गलत होता है, तो उन्हें साइड में कीजिए। ये धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ यही तो है कि भाई लोगों के लिए है। धर्म किसके लिए? लोगों के लिए। ऐसा थोड़ी है कि लोग धर्म के लिए ही बने हों। भाई लोगों का मतलब धर्म जो है लोगों के लिए बना है। अब लोग धर्म के लिए नहीं है, लोग अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। लोगों के अंदर मानवता आनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।